नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। राज्यसभा में आज जो कुछ हुआ, जो दृश्य देखने को मिला, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात भारतीय जनतंत्र के लिए, संसदीय जनतंत्र के लिए नहीं हो सकती। समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं जया बच्चन। उनकी त्योरी हर समय चढ़ी रहती है। उनका आज का बर्ताव संसद के अंदर और उससे ज़्यादा संसद के बाहर जो कुछ उन्होंने बोला, उसे देखकर ये समझ में आया कि राज्यसभा सदस्य बन जाने से या फिर बड़ा कलाकार बन जाने से आपके पास विवेक भी आ जाए, ये ज़रूरी नहीं है। और इस बात का प्रदर्शन जया बच्चन कई बार कर चुकी है। वो चुनकर ऐसे लोगों पर हमला करती हैं जिनकी शराफत पर उन्हें भरोसा हो, जिनके बारे में उनको पता हो कि ये जो है अपनी मर्यादा को लांघकर मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे। जिसके बारे में ये हो कि मर्यादा लांघ सकता है, उसके सामने उनकी घिघी बन जाती है, मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। जब तक समाजवादी पार्टी में रही, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि अमर सिंह के खिलाफ कुछ बोल सके। अमर सिंह के पार्टी से निकलते ही बोलना शुरू कर दिया, लेकिन अमर सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ। आज संसद में जो हुआ और पिछले काफ़ी समय से जो हो रहा है, कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल सभापति पर लगातार व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं। उनकी नीयत को लेकर, उनके बोलने के तरीके को लेकर, उनके फैसलों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनकी प्रतिष्ठा को कम करने का, मैं जगदीप धनखड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं राज्यसभा के सभापति की बात कर रहा हूँ। उस संवैधानिक पद की गरिमा को घटाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है और इसका नेतृत्व कर रहे हैं विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। लगातार चेयरमैन पर हमला हो रहा है। तो एक कहावत है कि धोबी को न पाए तो गधे का कान उमेठो। तो वही हालत है कि बीजेपी से जीत नहीं पा रहे, बल्कि हम कह रहे हैं लड़ नहीं पा रहे हैं। लगातार 3 चुनाव हार चुके हैं। तो उसका फ्रस्ट्रेशन वो राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति और लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष पर उतारने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, बड़े नियोजित ढंग से दोनों सदनों में जो पीठासीन अधिकारी हैं, उन पर हमला किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो उनकी प्रतिद्वंदी है, उस पर हमला कम हो रहा है। दोनों पीठासीन अधिकारियों पर हमले ज़्यादा हो रहे हैं। उनको दबाव में लाने की कोशिश हो रही है। उन पर एक मनोवैज्ञानिक वार किया जा रहा है, जिससे वो इतने दबाव में हो, तनाव में हो कि वो विपक्ष की गलत बात का भी समर्थन करने को, विपक्ष को गलत मौके पर भी जो है बोलने का अवसर देने को तैयार हो जाए, नियमों के विरुद्ध जाकर विपक्ष का साथ दे। और ऐसा हो नहीं रहा है। जैसे जैसे निराशा हो रही है, जैसे जैसे इसमें हार हो रही है, वैसे वैसे हताशा और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जया बच्चन का पूरा नाम जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में लिखा है, वो है जया अमिताभ बच्चन। ये बोलने पर वो भड़क जाती है। सवाल ये है कि अगर आपको अपने नाम के साथ अमिताभ बच्चन का नाम लगना इतना बुरा लगता है, तो आपने जो नॉमिनेशन सर्टिफिकेट है, जिस पर आप चुनाव जीत कर आई हैं, वही नाम आपका जो है वो इलेक्शन कार्ड पर होगा। वही नाम मुझे लगता है आपका आधार कार्ड पर भी होगा, क्योंकि नाम तो एक ही हो सकता है। फिर आपने वहाँ क्यों जोड़ा? न जोड़ती। लेकिन उनको लगता है कि ये उनको टारगेट किया जा रहा है, टारगेट करने के लिए बोला जा रहा है। ये मैंने दुनिया में पहली बार सुना कि किसी का पूरा नाम लेना, उसका अपमान करना, वो अपमान की तरह इसको लेती हैं। उनको जया अमिताभ बच्चन बुलाना उनको अपमान की तरह लगता है। और वो आजकल बॉडी लैंग्वेज पढ़ रही हैं, क्योंकि वो उनका कहना है कि वो कलाकार हैं। तो कलाकार हैं, बिल्कुल ठीक बात कही जगदीप धनखड़ जी ने, सभापति ने। उन्होंने कहा कि एक्टर जो है, आप बहुत बड़ी कलाकार हैं, सफल कलाकार हैं, लेकिन एक्टर चलता है डायरेक्टर के निर्देशन पर। तो उन्होंने आगे नहीं कहा, छोड़ दिया। मतलब ये था कि आप किसी के निर्देश पर ये सब कर रही हैं। ये आपकी स्वाभाविक बात नहीं है, ये कहीं से और जो है डायरेक्ट किया जा रहा है आपको, इसलिए आप ये सब बोल रही हैं। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। सभापति को अपमानित करने का योजनाबद्ध ढंग से प्रयास
काफ़ी दिनों से चल रहा है, बल्कि इस लोकसभा से पहले, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले, जब से वो अध्यक्ष चुने गए, जब से वो सभापति चुने गए हैं, सभापति चुने जाने के बाद से उन्होंने किया क्या? उन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया कि सदन नियमों के, परंपराओं के मुताबिक चलेगा। ये जो आदत बन गई थी नेताओं की कि जो सड़क पर भाषण देते हैं वही आकर सदन में दे देंगे, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा। आप अगर किसी पर आरोप लगा रहे हैं तो उसको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। अब विपक्ष की सिट्टी पिट्टी को कुछ पढ़ें, कुछ तैयारी करें, तब तो कोई चीज़ ऑथेंटिकेट करेंगे, कोई डॉक्यूमेंट लेके आएंगे। वो तो अपने मन से जिसके खिलाफ जो बोलना, जो आरोप लगाना हो, क्योंकि संसद में जो आरोप आप लगाएंगे उस पर आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो सकता। तो इसलिए आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, किसी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बात कर सकते हैं। इस पर उन्होंने रोक लगा दी, कहा नियम के मुताबिक बोलिए, नियम के मुताबिक ही सदन चलाएंगे। अब इससे परेशानी बढ़ती जा रही है। तो उसका नतीजा ये हुआ कि उन पर सीधा हमला होने लगा। यहाँ तक भी चला, 2022 से चल रहा है। बार बार उन्होंने इस बात पर दुख जाहिर किया है कि मुझे जिस तरह से अपमानित किया जाता है, मैं अपमान का घूंट पीकर रह जाता हूँ। और गुरुवार को तो वो आसन छोड़कर चले गए कि जो परिस्थिति पैदा कर दी गई है उसमें मेरे लिए इस समय यहाँ बैठना संभव नहीं है। लेकिन विपक्ष पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। विपक्ष में कुछ लोग हैं जो ये काम करते हैं। जया बच्चन उनमें से एक है। जया बच्चन का आज का व्यवहार देखकर मुझे लगा कि अगर मेरे वश में होता, मेरा अधिकार होता, तो मैं अमिताभ बच्चन को भारत रत्न दे देता। इतना धैर्यवान, इतना सहनशील आदमी मुझे नहीं लगता कि इस देश में दूसरा कोई है। लेकिन मेरे अधिकार में नहीं है, कोई संभव नहीं है, इसलिए अमिताभ बच्चन को बिना भारत रत्न के ही रहना पड़े। अब जया बच्चन ने सदन में जो किया, वो जब टिप्पणी करने लगी सभापति पर, और एक दिन पहले ही ये लोकसभा में हो चुका था। अखिलेश यादव ने यही काम लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ किया। तब अमित शाह ने उठकर टोका कि लोकसभा अध्यक्ष के अधिकारों के संरक्षक नहीं हैं आप, पूरा सदन है। उन्होंने जो है, जैसे चलते फिरते अंदाज में कही जाती है बात, ऐसा कह दिया कि गलियारे में मैंने सुना कि आपके अधिकार कम करने की कोशिश हो रही है। तो लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आसन के खिलाफ, पीठासीन अधिकारी के खिलाफ, लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अगर आप कोई बात खिलाफ या उसके बारे में कोई बात कहते हैं तो वो बात सदन में नहीं कही जाती। आपको जो बात कहना है आप चैम्बर में आकर मिलकर कह सकते हैं। यही बात उन्होंने टोकी थी राहुल गांधी को जब उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पर टिप्पणी की थी और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हुए थे। तो जया बच्चन ने सदन में कहा कि मैं आपकी बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, आपके बोलने की टोन समझती हूं। मतलब उनका सीधा सीधा इशारा था कि आप मेरा नाम, पूरा नाम इसलिए लेते हैं कि आप मुझे अपमानित करना चाहते हैं। ये उनका संदेश है। उनको लगता है कि उनके नाम के साथ अमिताभ बच्चन का नाम जोड़कर बोलना जो है वो उनको अपमानित करने के लिए, उनको टारगेट करने के लिए होता है। बाहर आकर उन्होंने बोला, ये बात भारत के संसदीय इतिहास में किसी ने नहीं बोली होगी, और 5वीं बार का सांसद बोले तो इसका मतलब उसकी नीयत में कुछ खोट है। वो अनजाने में ऐसी बात नहीं कह रहा। उन्होंने कहा कि सभापति को मुझसे माफ़ी मांगनी चाहिए। और सुनिए, उनकी जानकारी का स्तर देखिए, उनका सामान्य ज्ञान देखिए। उन्होंने कहा कि वो भी हम में से एक है। जब वो चेयर पर नहीं रहते तो वो सामान्य सांसद हैं। जया बच्चन को 5 बार राज्यसभा सदस्य रहने के बाद भी ये नहीं पता है कि सभापति सांसद नहीं होता है। सभापति देश का उपराष्ट्रपति होता है, और वो चेयर पर न रहे तब भी उसकी वही प्रतिष्ठा होती है। वो चेयर से उठने के बाद वो सामान्य सांसद नहीं बन जाता, क्योंकि वो सांसद है ही नहीं। ये सामान्य सी बात अगर 5 बार के सांसद को नहीं पता है तो समझ लेना चाहिए कि वो संसद की प्रक्रिया को, संसद के नियमों को और परंपराओं को कितनी गंभीरता से लेता है। तो ये जया बच्चन का रवैया था। और उनके पीछे जब वो बोल रही थी, सोनिया गांधी खड़ी थी समर्थन में, और कई सांसद खड़ी थी।
अब इसको मुद्दा बनाया जा रहा है कि ये महिलाओं का अपमान है। तो जया बच्चन सारे महिलाओं की प्रतिनिधि हो गई। उनका नाम उनके पति के नाम के साथ लेने पर, जो कि उन्होंने ही लिखवाया है, उनका अपमान हो गया। तो वही है, अटल जी की बात फिर से याद आ रही है कि बोलने के लिए जो है बुद्धि की ज़रूरत होती है और चुप रहने के लिए विवेक की ज़रूरत होती है। तो विवेक कितना है जया बच्चन के पास, ये उन्होंने दिखा दिया, वो समय समय पर दिखाती रहती है। और जो मैंने शुरू में बात कही ना कि जो मर्यादा का उल्लंघन करके उनके खिलाफ बोलने को तैयार हो, उसके सामने उनकी घिघी बन जाती है। किसी फिल्म के रिलीज़ को लेकर शिवसेना और ख़ासतौर से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के राज ठाकरे ने कोई स्टैंड लिया था। उस पर जया बच्चन ने एक टिप्पणी कर दी और उसके बाद राज ठाकरे ने कहा, बुढ़ी गुड्डी चुप हो जा। जया बच्चन जो इतना तेवर दिखाती हैं, इतना गुस्सा दिखाती हैं, उनका जो औपचारिक नाम उनका लिखाया हुआ, उसको बोलने पर वो अपने को टारगेट बनाना, अपना अपमान करना बताती हैं, वो बुढ़ी गुड्डी बोलने पर बोल नहीं पाएंगी। कई महीने तक कोई बयान नहीं दिया सार्वजनिक रूप से। उस मुद्दे पर टिप्पणी करना तो छोड़ दीजिए, आज तक राज ठाकरे के खिलाफ एक शब्द बोलने की हिम्मत जया बच्चन की नहीं हुई, क्योंकि मालूम है कि जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। तो ये करती ये हैं कि जो लोग मर्यादित आचरण करते हैं, उनके इस स्वभाव का फायदा उठाती है और उनके अंदर एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। और सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि मैं दूसरों से अलग हूं, मैं विशिष्ट हूं। भला मुझे सामान्य लोगों की तरह कैसे संबोधित कर सकते हैं, सामान्य लोगों की तरह मुझसे कैसे बात कर सकते हैं। ये जो उनका भाव है वो बार बार दिखाई देता है। उनको, मुझे नहीं लगता आपने कभी देखा हो कि नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा कि वो सामान्य ढंग से संसद में, बाहर छोड़ दीजिए, संसद में अपनी बात कहती हूँ। हर समय तैश में रहती हैं, हर समय ऐठन में रहती हैं। अरे भाई, किस बात का गुरूर, क्या हैं आप? इस देश में सैकड़ों कलाकार हैं, सैकड़ों एक्टर और एक्ट्रेसेस हैं जो आपसे अच्छा काम करते हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत से नाम कमाया। तो आप में ऐसी क्या विशिष्टता है कि आपको विशिष्ट समझ लिया जाए? ये विशिष्टता का भाव कहां से आया? ये भाव आया दरअसल वहां से जहां से आजकल संबंध अच्छे नहीं हैं, वह है गांधी परिवार से करीबी के कारण, कि हम सत्ता में जो शीर्ष पर हैं उनके करीबी लोग हैं, इसलिए हम विशिष्ट हैं। अगर अमर सिंह ने, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, उस समय अमिताभ बच्चन को न बचाया होता तो अमिताभ बच्चन शायद अब भी जेल में होते। ये विशिष्टता का भाव उस समय कहाँ चला गया था? ये तेवर उस समय कहाँ चला गया था? तो तेवर वो दिखाएंगी सभापति पर, राज्यसभा के सभापति पर। मालूम है कि वो अपनी मर्यादा नहीं लांघ सकते। ये तेवर वो दिखाएंगे उस फोटोग्राफर पर। आपको याद होगा कि रेखा को नॉमिनेट किया था प्रेसिडेंट ने राज्यसभा सदस्य के रूप में। उनके शपथ ग्रहण समारोह में फोटोग्राफर ने कुछ सेकंड तक जया बच्चन पर फोकस किया। उन्होंने लिखित में उसकी शिकायत की कि इसको नौकरी से निकाल दिया जाए, क्योंकि उनको लगा कि रेखा के शपथ ग्रहण समारोह के समय मुझ पर फोकस करना मेरा अपमान है। अब रेखा से उनके क्या संबंध है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। रेखा उनकी दुखती रग है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। और रेखा और अमिताभ बच्चन जी के क्या संबंध है ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया जानती है, उसके बारे में कुछ कहने बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने पारिवारिक, अपने व्यक्तिगत मामलों को लेकर सार्वजनिक रूप से इस तरह की प्रतिक्रिया क्यों देती हैं? क्योंकि वही बात, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, कि हमारे साथ ऐसा होगा, हमको जानते नहीं हो। गली के जो है मवाली, जो पुलिस अगर रोके, पकड़े या कोई गलत काम करते हुए टोके तो कहते हैं पुलिस से, या कोई सरकारी अधिकारी है उससे कहते हैं जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। तो बोलती नहीं है, लेकिन जया बच्चन का भी भाव यही रहता है, जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। पूरा देश जानता है आप कौन है।
आपका अगर ये तेवर वास्तविक है, नेचुरल है, तो 5 बार राज्यसभा का सांसद रहते हुए और उससे पहले भी, जब से आप समाजवादी पार्टी में गई, मुलायम सिंह यादव के खिलाफ ये तेवर क्यों नहीं दिखा? अखिलेश यादव के खिलाफ ये तेवर क्यों नहीं दिखा? डिंपल यादव के खिलाफ ये तेवर क्यों नहीं दिखा? और तो और छोड़िए, धर्मेंद्र यादव के खिलाफ ये तेवर क्यों नहीं दिखा? राम गोपाल यादव या शिवपाल यादव के खिलाफ ये तेवर कभी क्यों नहीं दिखाई दिया? वहां क्यों आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है? वहां बोलने की इस तरह से हिम्मत क्यों नहीं होती है? क्योंकि मालूम है कि वहां बोलने से नुकसान हो सकता है। ये वो लोग हैं जो आपका नुकसान करने की हैसियत रखते हैं। तो आपको फायदा चाहिए, आपको बार बार राज्यसभा में आना है। तो राज्यसभा में आने के लिए जो भी उस पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है, उसकी गुड बुक्स में रहना है। गुड बुक्स में आप तेवर दिखाकर तो नहीं रह सकते। तो ये सारा तेवर गायब हो जाता है, जैसे ही पहले मुलायम सिंह यादव के सामने और उसके बाद अब अखिलेश यादव और डिंपल यादव के सामने आने पर ये तेवर कहीं नहीं दिखाई देता। एक सामान्य से रिपोर्टर के सामने दिखता है। अगर वो कोई सवाल पूछ ले, अगर वो कोई फ़ोटो खींच ले, तो उसके ऊपर चिल्लाती हैं, उससे फ़ोटो डिलीट करवाएंगी। ये सब आप कर सकती है जो कमज़ोर है। जहां आप कमज़ोर हैं वहां आपकी हिम्मत नहीं होती है। भाई, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव से तो आप उपकृत हैं, एहसानमंद हैं, उनके एहसान के तले दबी हुई हैं, तो उनके अनुसार उनकी भाषा बोलेंगी, ये समझ में आता है। लेकिन राज ठाकरे से क्यों दबी हुई है? राज ठाकरे या शिवसेना के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? मातोश्री में सजदा करने पति पत्नी क्यों जाते हैं? जो लोग उत्तर भारतीयों को पिटवाते हैं, उनको मुंबई से, महाराष्ट्र से निकालने की बात करते हैं, उनके खिलाफ आपके मुंह से एक शब्द, एक वाक्य नहीं निकलता। तो आप अंदर से दरअसल डरपोक हैं, कायर हैं। बोलती हैं अपने स्वार्थ के लिए, बोलती है अपनी प्रसिद्धि के लिए। मालूम है कि इस तरह से बोलेंगे संसद में तो मीडिया में खबर बनेगी, चर्चा होगी। वैसे तो किसी बात के लिए चर्चा होती नहीं आपकी। संसद में कोई आपका ऐसा भाषण नहीं है जिसकी वजह से आपको याद किया जाए। 5 बार राज्यसभा सदस्य, 5वीं बार हैं, तो मतलब आप 25 साल से ज़्यादा समय से राज्यसभा के सदस्य हैं। तो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 5 भाषण, 5 नहीं तो 1 भाषण होना चाहिए था, जो संसद के रिकॉर्ड से निकालकर आप बता सके, जो लोगों को दिखा सके कि देखिए इस मुद्दे पर हमने ये बात कही। तो आपका पार्लियामेंटेरियन के रूप में जो परफॉर्मेंस है, फिल्म में जो भी रही हो, पार्लियामेंटेरियन के रूप में आपकी जो परफॉर्मेंस है वो कहीं उल्लेखनीय नहीं है, उल्लेख के योग्य नहीं है। तो उसकी कमी की भरपाई के लिए आप ये तेवर दिखाती हैं। लेकिन इन तेवरों का आम लोगों पर असर नहीं होता है। आपके साथियों पर होता होगा, आपके परिवार पर होता होगा। इन तेवरों की वजह से हो सकता है आपकी पार्टी में आपकी प्रशंसा होती हो सकता है अगली बार का टिकट तय हो जाए। लेकिन इससे आप भारतीय जनतंत्र को, संसदीय जनतंत्र की महत्ता को कम कर रही, उसकी प्रतिष्ठा को घटाने का काम कर रही। ये व्यवहार एक सांसद का नहीं हो सकता और आदर्श सांसद का तो कतई नहीं हो सकता। तो माफी सभापति जगदीप धनखड़ को नहीं, जय बच्चन को सभापति से मांगनी चाहिए, सदन से मांगनी चाहिए, पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। और सरकार के लिए भी और सभापति के लिए भी बिना मांगे सुझाव है, ये निंदा प्रस्ताव से बात नहीं बनने वाली, कोई असर नहीं होता है। जब तक ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन, सख्त कार्रवाई का प्रावधान नहीं किया जाएगा, ये सिलसिला चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं। क्योंकि इनको मालूम है कि ये कहकर निकल सकते हैं। मालूम है कि देखिए खतरा कहाँ आता है,
खतरा आता है जब उनकी सदस्यता पर खतरा हो। उनको मालूम है कि निंदा प्रस्ताव से उनकी सदस्यता खतरे में नहीं पड़ेगी, तो उनको इस निंदा प्रस्ताव की चिंता नहीं है, बल्कि इस निंदा प्रस्ताव से उनका अपनी पार्टी में जो है वो कद बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है, पूछ बढ़ जाती है। तो इसलिए वो बार बार ऐसा करेंगी, और ऐसा करने वाले बार बार ऐसा करते ही हैं, और लोग भी हैं। तो उनको रोकने का और संसद को नियम और परंपरा से चलाने के लिए संसदीय जनतंत्र की प्रतिष्ठा और उसकी गरिमा की रक्षा के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, कार्रवाई ऐसी हो कि इनकी सदस्यता अगर पूरे समय के लिए नहीं तो कम से कम कुछ समय के लिए रद्द की जा सके। इस तरह का जब तक प्रावधान नहीं किया जाएगा ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है। सभापति दुखी हों, नाराज़ हों, तकलीफ में हों, कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। ये उसी के लिए, उनका उद्देश्य ही वही है, आपको चोट पहुंचाना, आपको दुखी करना, आपको अपमानित करना, यही उनका उद्देश्य है। तो आपकी निंदा से वो नहीं रुकने वाले। उन्हें सिर्फ और सिर्फ सख्त कार्रवाई ही रोक सकती है। तो सरकार को इस पर विचार तो कम से कम करना ही चाहिए, या इसी तरह से संसदीय जनतंत्र को बेमानी बना देना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।